हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी। और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार और मैं फिर से आ गई हूं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एकदम डिटेल्ड एनालिसिस आपको देने के लिए। ठीक है, सो आज हम फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाकर रखी है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 71 एक मैच द फॉलोइंग है। पढ़ लिया जाए कि क्या दिया हुआ है। वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजर्स आर गिवन बिलो इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। चूज द करेक्ट मैचिंग सेट। सो कॉलम ए में हमको जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं वो दिए गए हैं और उनके यूजर्स कॉलम बी में दिए गए हैं। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो जो कोक है ना, ये इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में। सो ए हो जाएगा हमारा 4। जो कोल टार है, इसका इस्तेमाल हम यूज्ड ऑन परफ्यूम और एक्सप्लोसिव में करते हैं। सो बी हमारा हो जाएगा 1। जो कोल गैस है, इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज। सो हमारा सी हो गया 2। और रह जाता है बिटुमेन। बिटुमेन इज यूज्ड इन मेटलिंग ऑफ द रोड्स। सो डी इज 3। अब देखते हैं कि इस पैटर्न में कहाँ पे आंसर दिया हुआ है। सो हमारा ए है 4, A4 यहाँ पे है, बी हमारा 1 है, सी हमारा 2 है, डी हमारा 3 है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लिया जाए। हाँ, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कोक क्या करता है? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। Coal tar is used on perfume or explosives. Coal gas is used as fuel in industries. Bitumen is used for metaling of the roads. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। ओके, सो ये भी एक और मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि हमको करेक्ट मैचिंग सेट को पता करना है। सो हमको कॉलम ए में फाइबर दिए गए हैं और किस पार्ट से ये फाइबर मिलता है वो कॉलम बी में दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ए है फ्लैक्स। वी गेट फाइबर ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द स्टेम। सो ए हो गया ये। कॉटन के फ्लावर से हमको मिलता है ना, कॉटन बोल जिसको बोलते हैं। सो ये बी हो गया हमारा 3। सिल्क हमको सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। सो सी हमारा हो गया 2। और कोकोनट फाइबर कहाँ से मिलता है? हस्क ऑफ कोकोनट से। सो डी हो गया हमारा 1। सो चलिए मैच करते हैं। A4, A4 कहाँ पे है? A4, फिर बी हमारा 3, सी हमारा 2 और डी हमारा है 1। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर। सो ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक्स। सो प्लास्टिक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से जो सही है वो हमें ढूंढना है। सो फर्स्ट वन इज सेइंग thermoplastics can be molded again and again. Okay, ये तो सही लग रहा है। thermosetting plastics can be softened by heating. No. ठीक है। Bakelite is an example of thermoplastic. No, it is an example of thermosetting plastic. Polythene and PVC are examples of thermosetting plastics. No, it is an example of thermoplastic. So the correct answer to this question is option number 1. देखिए, दिस वन, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे जो लिंकेज होती है ना वो लीनियर होती है। थर्मोप्लास्टिक में जो लिंकेज होती है यूनिट्स की वो लीनियर होती है, इसीलिए इनको इजीली मोल्ड किया जा सकता है हीट करके। पर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं ना, हियर द यूनिट्स आर क्रॉस लिंक्ड, ऐसे क्रॉस लिंक्ड होते हैं। सो जिस वजह से क्या हो जाता है, इनको मोल्ड कर पाना हीट करके पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सो ये रहा एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 एक न्यूमेरिकल है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अ रैबिट्स फास्टेस्ट स्पीड इज 56 किलोमीटर पर आवर। सो एक रैबिट का सबसे तेज वो तब दौड़ सकता है, वो जो स्पीड है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। If it has to cover a distance of 2.5 kilometer, then how much time in minutes will it take to cover it if it runs the fastest it can?
सो अगर रैबिट को 2.5 किलोमीटर कवर करना हो और इसके लिए वो अपने फुल स्पीड में मतलब फास्टेस्ट स्पीड में दौड़ रहा है, तो हमें टाइम निकालना है इन मिनट्स, ठीक है, आवर में नहीं, हमको टाइम मिनट्स में निकालना है। सो चलिए देख लेते हैं इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। सो देखिए दिया हुआ है हमारा स्पीड क्या है रैबिट का 56 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है हमारा 2.5 किलोमीटर, हमको टाइम निकालना है इन मिनट्स। सो हमें ये फॉर्मूला तो पता ही है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमको टाइम जब निकालना है तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो हमारा डिस्टेंस था 2.5 किलोमीटर और हमारा स्पीड था 56 किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आवर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 0.045 आवर आया हमारा टाइम। अब अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारा आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आ रहा है वो है 2.7 मिनट्स। सो चलिए देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कहीं पे 2.7 है नहीं। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे दिया जाता है कि जो सॉल्व कर रहा है, जो कैंडिडेट है, वो कंफ्यूज हो जाए और वो इसे अटेम्प्ट ही ना करे। सो हम क्या करेंगे, इसको राउंड अगर करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रहा है वो 3 आ रहा है ना। सो द 3 मिनट्स इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया है, अलीशा इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। सो अलीशा को तेज बुखार है। Her friend checked her temperature with a clinical thermometer and found that it is 101 degrees Celsius and 2 divisions more on the right hand side। और यहाँ पर एक तो उसकी दोस्त ने क्या किया, उसकी दोस्त ने अलीशा का टेम्परेचर चेक किया यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर और उसने देखा कि उसका जो टेम्परेचर है वो 101 डिग्री सेल्सियस तो दिखा ही रहा है, पर 2 डिविजन्स राइट हैंड साइड में वो वहां पे दिखा रहा है। सो 5 डिविजन्स बिटवीन 2 बिग लाइन्स। सो ऐसी होती है, बिग लाइन्स होती है ऐसी। सो हर टेम्परेचर इज, सो उसका टेम्परेचर क्या होगा। सो ये तो श्योर है हम कि उसका 101 डिग्री सेल्सियस तो है ही, प्लस जो 2 डिवीजन है। सो अगर 5 डिविजन्स 1 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, सो एक डिवीजन क्या होगा 1/5 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। पर यहाँ पर हमको 2 डिविजन्स बताया गया है। सो 2 इंटू 0.2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0.4 डिग्री सेल्सियस। सो हम क्या करेंगे, 101 डिग्री सेल्सियस में 0.4 ऐड करेंगे। सो टेम्परेचर आ रहा है 101.4 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। सो देखिए मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बुक से ली गई है ये लाइन एक्सप्लेनेशन में। 5 डिविजन्स बिटवीन 2 बिग लाइन्स, मतलब 1 डिग्री जो दिखाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में उसके बीच में 5 डिविजन्स होते हैं। सो एक स्मॉल डिवीजन कितना डिग्री दिखा रहा है 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब वहां पर बताया गया है कि 101 तो है ही, प्लस 2 डिविजन्स ऑन द राइट साइड। सो क्या होगा, 2 को हम 0.2 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 0.4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। सो 101 डिग्री सेल्सियस में अगर 0.4 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे सो हमारा आंसर आएगा ये वाला। Now let's move on to the next question, question number 76. Which of the following activities should be avoided during thunderstorm to safeguard oneself? So जब बिजली कड़कती है ना, so उस वक्त हमको कौन सी एक्टिविटी को नहीं करना है ताकि हम खुद को सेफ रख सके। टॉकिंग थ्रू वायर्ड फोन, सो टॉकिंग थ्रू वायर्ड फोन दिस इज नॉट अलाउड। स्क्वैटिंग लो ऑन द ग्राउंड, सो एकदम मतलब स्क्वैट करके ग्राउंड के साथ लो होकर ऐसे पोजीशन में बैठना है, ये तो सही है। यूजिंग अ मोबाइल फोन, यस ये भी सही है। वैसे बोलते हैं कि स्विच ऑफ कर देना चाहिए, पर हाँ मोबाइल फोन पे बात करना ज्यादा सेफ है देन टॉकिंग ऑन अ वायर्ड फोन, मतलब टेलीफोन में बात करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगी। टेकिंग शेल्टर अंडर अ शॉर्ट ट्री, यस ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि ये वाली जो काम है ये हमें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, सो जब भी लाइटनिंग होती है तो वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन, सो
ऐसे फोन्स जिनके साथ कोई वायर ना अटैच्ड हो, ऐसे फोन्स इस्तेमाल करना ज्यादा सेफ है. इट इज नॉट वाइज टू यूज वायर्ड फोन्स, क्योंकि उस वायर के थ्रू, क्योंकि वायर के बीच में तो कुछ रहता है ना, मतलब जो वायर है वो ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग रहती है, बट अंदर तो फाइन मेटल वायर्स है ना, जिसके वजह से ये मतलब क्या बोल रहे हैं, जो कम्युनिकेशन हो पा रही है. सो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, सो अगर कोई इंसान वायर्ड फोन पे बात करेगा सो उसको कोई भी डैमेज हो सकती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 77. 77 में हमसे पूछा गया है, साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो साउंड वेव्स इनमें से किस से ट्रैवल नहीं कर पाएगी? वुडन स्केल, ये तो एक सॉलिड है, सो ऑब्वियसली इट विल बी एबल टू ट्रैवल. मेटालिक वायर सॉलिड है, वो भी. क्लॉथ स्ट्रिंग, ये भी, इससे भी वो ट्रैवल कर पाएगी. पर जो वैक्यूम है वहां पर ये ट्रैवल नहीं कर पाएगी. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, राइट? So as you can see, answer of question number 77 is option number 4. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 78 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे. 4 glass cylinders A, B, C, D of same length 25 centimeter and same diameter are taken and filled with water up to 20 centimeter. So 4 ग्लास सिलेंडर लिए गए A, B, C, D, उनकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और उनकी डायमीटर भी सेम है, और उनका जो 20 सेंटीमीटर जहां पर लेवल आता है वहां तक पानी भरा हुआ है. देन होल्स आर मेड इन ए वाले सिलेंडर में, ग्लास सिलेंडर में नीचे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक छेद बनाई गई. बी वाले में नीचे से, बॉटम से 8 सेंटीमीटर दूरी पर छेद बनाई गई. सी वाले ग्लास सिलेंडर में बॉटम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर छेद बनाई गई, और डी वाले ग्लास सिलेंडर में बॉटम से 12 सेंटीमीटर दूरी पर छेद बनाई गई. In which cylinder will the water coming out of the hole travel the farthest? So कौन से सिलेंडर में, A, B, C, D में से कौन से सिलेंडर में से जो पानी निकल कर आएगा होल से वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा? So इसका करेक्ट आंसर है A. क्यों है यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल A वाले में बॉटम से 5 सेंटीमीटर दूरी पर छेद थी, बी वाले में बॉटम से 8 सेंटीमीटर दूरी पर छेद थी, सी वाले में बॉटम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर छेद थी, डी वाले ग्लास सिलेंडर में बॉटम से 12 सेंटीमीटर दूरी पर छेद थी. अब आपको हमेशा याद रखना है कि जितना डीप हम जाते हैं ना, प्रेशर हाई होता है, और जितना ऊपर की ओर हम जाते हैं फ्लूइड का प्रेशर कम होता है. क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे ये जो वाटर ये क्या बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं. सो ऑब्वियसली जो नीचे का लेयर है उस पे ऊपर के सभी लेयर के क्या आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, राइट? सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, और एकदम ऊपर की लेयर में जो फ्लूइड प्रेशर है वो लो होगा. सो देखिए, बॉटम से 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो छेद किया है ना, ये सबसे नीचे है इनकी तुलना में. ठीक है, देख पा रहे हैं ना, इसका जो लेवल है ये सबसे नीचे है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, और अगर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से निकलता हुआ पानी देखिए ज्यादा दूरी तय करेगा, मतलब यहाँ से लेकर वो इतना दूरी तय करेगा. बाकी का देखिए, जितना ऊपर होल होगा, जैसे डी वाले में सबसे ज्यादा दूरी पर होल बनाई गई है, सो वहां पर प्रेशर कम है ए की तुलना में. सो ऑब्वियसली पानी जो है सिर्फ कम दूरी ही ट्रैवल कर पाएगा. सो द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 79. यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, मैच द फॉलोइंग दिया गया है. मैच द गैजेट्स गिवन इन कॉलम ए विद द apparatus रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देम इन कॉलम बी. सो कॉलम ए में कुछ apparatus दिए गए हैं, और कॉलम बी में कैसे सॉरी कुछ गैजेट्स दिए गए हैं कॉलम ए में, और कॉलम बी में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करके हम इन गैजेट्स को बनाते हैं वो दिया गया है. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. पिन होल कैमरा के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें 2 बॉक्सेस चाहिए होते हैं डिफरेंट साइज के, और एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन चाहिए होता है जिस पर इमेज बनता है. सो ए हो गया हमारा 4 के साथ. कैलिडोस्कोप क्या है, कैलिडोस्कोप में हमें क्या चाहिए होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्राइप्स चाहिए होते हैं. तो 3 रेक्टेंगुलर मिरर चाहिए होता है, एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट चाहिए होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ बैंगल एंड कार्डबोर्ड ट्यूब एंड डिस्क चाहिए होता है. सो कैलिडोस्कोप हो गया हमारा बी. पेरिस्कोप में क्या चाहिए होता है, 2 प्लेन मिरर एंड अ हार्ड कार्डबोर्ड और बॉक्स. सो ये हो गया हमारा सी.
और न्यूटन्स डिस्क क्या होता है, ये एक सर्कुलर कार्डबोर्ड होता है जिसको हम 7 कलर्स से पेंट करते हैं और एक नेल मतलब कील चाहिए होता है। सो डी हो गया हमारा 1 के साथ। सो न्यूटन डिस्क को अगर हम बहुत ही फास्ट स्पीड में रोटेट करेंगे ना तो सातों रंग मिलकर व्हाइट कलर दिखाता है। सो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट आता है कि जो सनलाइट है वो तो एक्चुअली व्हाइट लाइट है ना, पर जब वो प्रिज्म से पास करता है तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट के वजह से हमको सातों रंग मिलते हैं। सो चलिए देखते हैं कि हमारे ऑप्शन के साथ कौन सा आंसर मैच कर रहा है। सो ए गोज विथ 4, दोनों में 4 है। बी गोज विथ हमारा 3, सो ये वाला। सी गोज विथ 2, डी गोज विथ 1। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। देख लीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ओके, आशा करती हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेल। सो हमें तो पता ही है कि चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इनमें से ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा फंक्शन न्यूक्लियस का नहीं है? टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये तो है नहीं, ये काम है सेल वॉल का जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। टू ट्रांसफर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म्स ऑफ जीन, ये तो काम है ही न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड करते हैं कि कौन से ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक क्या होगा, ट्रांसमिट होगा या मतलब उन तक पहुंचेगा। टू एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यस न्यूक्लियस क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। Fourth one is saying to allow the movement of materials between the cytoplasm and inside of the nucleus. So ये भी न्यूक्लियस का ही काम है, क्योंकि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर है और उसमें पोर्स होती है। सो न्यूक्लियस से चीजें साइटोप्लाज्म तक आती है, तो ये वाला तो सही है। तो हमसे कहा गया था कि विच वन is not the function of nucleus in the cell, so the correct answer to this question is option number 1, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये सेल वॉल का काम है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे जिनको भी इस एनालिसिस की ज़रूरत है उन तक ये कंटेंट पहुँचे। और आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह के कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊँ। सॉरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, कीप लर्निंग।